लोग तो आपको स्वार्थी बताते हैं। कई जगह सुनने में आता है कि सुरेश को तो स्वार्थी हैं, सुरेश को तो किसानों की आवाज़ बुलंद नहीं करते, उन्होंने किसानों के पैसे खाए। कि राहुल गांधी सही है या फिर नरेंद्र मोदी जी सही है? आपने राहुल गांधी जी को सही बताया था, और जैसे ही आपने राहुल गांधी जी को सही बताया तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये कांग्रेस के दल्ले हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनको पैसे दिए हैं और ये किसान नेता नहीं है। ऐसी बातें जो है लोगों ने लिखी। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 साल से देश के राजा को आप कह रहे हैं कि इन्होंने देश बेच दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आरोप आपने जो लगाया है कहीं ना कहीं सही नहीं? इसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सारी की सारी कंपनियां बेच दी, देश को बेच दिया। इसने कहा था मैं जब ये संसद बन के आया, संसद की सीढ़ियों के ऊपर माथा टेका, वो संसद ही बदल दी। आज इसके सांसद कह रहे हैं कि अगर हमारा 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। एससी-बीसी के भाई ज्यादातर आरक्षण की बात करते ना, आरक्षण के विरोध में बोलने वाले जो साथी हैं, उनकी सोशल मीडिया का जमाना, उनकी प्रोफाइल काट के देख लो कौन मिलेंगे। सारे के सारे आरएसएस के लोग हमारा जो दबा कुचला वर्ग को आरक्षण दे करके हम बराबर मुख्य धारा में लाने के लिए देश ने एक नीति बनाई, उसको भी बदलना चाहते हैं। इन्होंने अपने देश का तिरंगा नहीं माना 40 साल तक, इन्होंने अपने देश का संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये अपने देश को संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी जा रही, मोदी जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार 200 भी नहीं आ रही। सच्चाई है, मैं 6 स्टेटों में जाके पिछली बार लोकसभा से इनेलो के प्रत्याशी और अब की बार कांग्रेस के साथी हिसार से सुरेश कोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आज हमारी टीम इनके मकान पे सुबह सुबह पहुंच गई और इनको सुबह सुबह कहीं जाना था, लेकिन हमने इनको रोका। क्यों रोका? क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और अब की बार ये कांग्रेस के साथी हो चुके हैं। इनसे हमारी टीम बात करने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस का साथ ये क्यों दे रहे हैं और अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और वो सारी बातें जानने की कोशिश करेगी जो देश और देश की जनता को जाननी चाहिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार जी। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अब की बार आप कांग्रेस के साथी कैसे हो गए? पिछली बार तो आपने कांग्रेस के साथी की बजाय इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा था। देखिए, मैं कांग्रेस का साथी नहीं हूँ, हम फिलहाल किसी राजनीतिक दल में नहीं है। पिछली बार हमने इनेलो से चुनाव लड़ा था, ये सच्चाई है। मगर जब 2020 के अंदर किसान आंदोलन चला और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मंडियों को बर्बाद करना चाहा, किसानों की सारी जो उत्पादन की बाजार है उसके ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा करवाना चाहा, तब एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर लड़ा गया। तब मैं राजनीति से, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे करके किसान आंदोलन में शामिल हो गया। अब तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। ये सच्चाई है कि अब की बार मैं एक लोकसभा सीट जहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे, कुरुक्षेत्र को छोड़ करके पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। ने जो आंदोलन लड़ा, उस आंदोलन में मोदी ने हमारे साथ बहुत से वादे करे, उन सब पे वो मुकर गया। अजय मिश्रा टैनी, जिसने किसानों को रौंद के मारा, उसके लड़के ने उसको भी टिकट दे दी। महिला खिलाड़ी जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठी थी, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ की महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण होता है, उसके लड़के को टिकट दे दी। ना एमएसपी की गारंटी का कोई कानून बनाया, जो हमारी लगातार मांग थी, और जब भी हम मांग उठाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। 16 लाख करोड़ रुपया अपने चंद उद्योगपतियों में माफ कर दिया जाता है, जबकि गरीब किसान और मजदूर जब अपने कर्ज मुक्ति की बात करता है तब उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई है कि दिल्ली के अंदर हमने रैली करी थी 14 मार्च की, और उसमें घोषणा करी थी कि अब की बार या तो प्रधानमंत्री जी चेत जाए वरना हम बीजेपी को सजा देंगे। उसके तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चे ने प्रचार चलाया, जो भी बीजेपी को हराता है हम उसी की मदद करेंगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 लोकसभा सीटों में सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। इसलिए हम कांग्रेस के प्रत्याशियों को के पक्ष में, जनता में, हालांकि हम उनकी स्टेज शेयर नहीं करते, हालांकि हम उनका कोई झंडा बैनर यूज नहीं करते, उनकी गाड़ियों में नहीं घूमते, मगर अपने किसान साथियों में, अपने वर्कर्स में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी को अब की बार सजा देनी है। और सजा का मतलब सीधा सा हराना है भाई। और एक सीट है जो कुरुक्षेत्र लोकसभा, वहां इनेलो वर्सेस बीजेपी है, वहां
वहां हम इनेलो के प्रत्याशी के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उसने लोकसभा में भेजना किसान इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि एक बार जब वो किसान आंदोलन चल रहा था, वो एकमात्र विधायक था अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का भविष्य और अपना खुद का भविष्य भी दांव पर लगा करके उस अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था। इसलिए कुरुक्षेत्र में हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ और पूरे हरियाणा में दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशियों के अपने वर्करों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी को हराओ और ये पार्टियां उनको हरा। आप पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर उम्मीदवार को? जैसे आपने बता दिया कि पार्टी को वोट हम दे रहे हैं, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन उम्मीदवार नहीं देख रहे आप। जैसे जयप्रकाश जेपी जी हैं या फिर कोई और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी बातें चलती हैं मार्केट में कि ये इस तरीके से इन्होंने सही नहीं किया या फिर ये सही नहीं किया, तो आप उम्मीदवार को देख के वोट नहीं दे रहे। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं पार्टी की आड़ में गलत उम्मीदवार को चुन लेंगे? देखिए, हमने ये सारी बातों के ऊपर संयुक्त मोर्चा में चर्चा करी और चर्चा करने के बाद एक बात निकल के आई थी कि हमने पार्टी भी नहीं देखनी, उम्मीदवार नहीं, पार्टी भी नहीं देखनी। अब की बार हमने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठी है, उस पार्टी अगर इसका दोबारा शासन आ गया तो इनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को भी खतरा है। इन्होंने सभी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी देश में, उनके ऊपर कब्जा करके और एक तरह की तानाशाही लेकर के आए हैं। तो संयुक्त मोर्चा ने कहा कि अब की बार हम वोट पार्टी और कैंडिडेट देख कर नहीं देंगे, वोट जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए देंगे। अब की बार हम इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, बाकी कैंडिडेट और पार्टी हम देख ही नहीं रहे। चाहे कोई कैंडिडेट इन पार्टियों वो तो देखना उनका पार्टी वालों का काम, हम कोई पार्टी के वर्कर नहीं है किसी के, इसलिए हम तो बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। जैसे आपने बताया जो अभय सिंह चौटाला जी कांग्रेस जो किसानों के साथी रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला जी ने अभी तक जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं किया। इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव नहीं लड़ रहे। हालांकि बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन हो चुका है, लेकिन अभय सिंह चौटाला अभी भी अलग खड़े हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको लोकसभा चुनाव अलग न लड़के इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए था? हमें भी ऐसा लगता है कि गठबंधन में लेना चाहिए था, मगर वो बार बार बयान देते हैं कि मैंने कोशिश करी कि हमारे साथ भी समझौता हो, मगर कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों का अपने सवार टकरा जाते हैं। सुनने में आया है कि इंडिया गठबंधन में जो पहले से बड़े घटक दल हैं, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखा, इसलिए उन्हें अलग चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वो अलग चीजें, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, मगर हमारा जो मानना है पूरे देश के अंदर हम इंडिया गठबंधन का ही मुकाबला मानते हैं, जैसे आप मानते हैं। जैसे मैं 6 राज्यों में अभी जाके आया हूं, चुनाव के दौरान ही मेरी ड्यूटी लगी। हमने पीसी भी करी, मीटिंगें भी करी है। महाराष्ट्र में हम गए, तेलंगाना में हम गए, कर्नाटक में हम गए, बिहार में हम गए, पश्चिम बंगाल में गए। तो हर जगह हालात ये है कि हम सिर्फ एक ही प्रचार कर रहे हैं, जो बीजेपी को हरा रहा है, जो पार्टी या गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है, उसको वोट दीजिए। और हमने हर जगह यही बात पाई कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए घटक दल ही क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। मात्र एक सीट के बारे में तो हमने फैसला ये लेना यूं पड़ा क्योंकि वहां बीजेपी के मुकाबले में भी वही है। और सुशील गुप्ता मुकाबले में नहीं, मुकाबले में नहीं। सुशील गुप्ता का प्रचार एक बार जरूर हुआ था, मगर आम आदमी पार्टी की अपनी खुद की कुछ ऐसी रही है बातें, जैसे अभी भी उनका अंदर खाते कोई महिला सांसद है, उसके साथ इनका विवाद चल रहा है। केजरीवाल अंदर हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें इनकी मैं कहना चाहता हूँ। देखो आपकी बात मैं समझ गया। स्वाति मालीवाल की यहाँ पे बात हो रही है। स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। तो दो दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पे उन पे जो है उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला किया गया है, केजरीवाल के पीए ने हमला किया है। देखिए वो क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ये साजिश है, वो कह रही मेरे ऊपर हमला हुआ है। इंक्वायरी का विषय है, वो तो पुलिस करेगी। मगर इस किस्म की चीजें चुनाव में जनता का मूड डाइवर्ट करती हैं कि हो सकता है अगर सच में केजरीवाल के पीए ने हमला कराया तो वो एक महिला है, बहुत ही गलत है। तो इस किस्म की चीजें नुकसान पहुंचाती हैं और इन्हीं बातों से नुकसान होकर के वहां मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का हो चुका है। नवीन जिंदल को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो हमारा पिछले दिनों आंदोलन था किसानों का, मजदूरों का, वो आंदोलन ही कारपोरेट के खिलाफ, वो बड़ी कंपनियों के खिलाफ था।
था। हमारा जो विरोध रहता है वो रहता ही है कि किसान और मजदूर के हकों के ऊपर सरकारें पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग का कब्जा करवाना चाहती है। हम इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पूंजीपति सामने ही आ गया और वो ऐसा कैंडिडेट आ गया। 2 FIR तो सीबीआई में आज भी कोयला घोटाले के नाम से उसके ऊपर है, जो पिछला 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए थे मोदी जी के यहाँ से कुरुक्षेत्र से कोयला चोर भी एक चुनाव लड़ रहा है। 10 साल तक सत्ता में रहे, वो FIR यूं क्यों दबा दी गई, पता नहीं कितना मोटा चंदा लिया है, क्या लिया है, क्योंकि इन्होंने तो एक ऐसा खेल खेला था कि जो कंपनी के ऊपर रेड मारे उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के नाम से मोटा पैसा ले ले और उस इंक्वायरी को दबा दें। तो इन्होंने एक पैसे लेकर के बहुत से साथियों ने, बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा खेल खेला। आपकी बात बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि 100% सच है, क्योंकि जो एस्ट्रोजेनिक नाम की कंपनी है जो जिसने कोविशील्ड बनाई है, वैक्सीन कोविशील्ड यानी कोरोना में जो वैक्सीन लगवाई गई, और उसमें जो है और उसमें सीधे तौर पे ये खुलासा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, SBI ने जो लिस्ट जारी की है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी सरकार को दिया है। हाँ, वो कंपनी ने भी चंदा दिया है। वो जो कोविड शील्ड के नाम से जो वैक्सीन दी गई, उसके मालिक ने ब्रिटेन के अंदर लंदन हाई कोर्ट में, उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने माना है कि इसकी बड़े खतरनाक रिजल्ट भी आ रहे हैं। फिर उसका जिम्मेवार कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रचार करा था। देश की जनता, अगर देश की जनता ने भुगतना पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने प्रचार करा था उसका, वैक्सीन का, और उस वैक्सीन का मालिक मानता है कि हमारी वैक्सीन से खून में कत्थे बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। हार्ट अटैक के 13-14% मरीज बढ़ गए, ये भी सच्चाई है। ये सारा का सारा खेल का जिम्मेवार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने उस टिक्के के ऊपर मोदी जी का फोटो था। आपकी बात मैंने 100% जो है सही तरीके से सुनी, और आपने कहा कि उसके पीछे जो है मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वो देश में वैक्सीन लगा दी गई है और अब देश की जनता को ये बता दिया गया है कि आप कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन अब जो ये बातें सामने निकल के आ रही हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश की जनता का नुकसान ना हो? देखिए, माफी मांगने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है। करोड़ों आदमियों के मरवाने का जिम्मेवार है। बहुत से साथी हमारे से जब हम कहते थे कि ये आदमी देश का भट्ठा गोल कर देगा, ये आदमी गलत है, इसकी सोच बांटने वाली है, ये हिटलर के पद चिन्हों पे चल रहा है, तो ऑब्जेक्शन उठाते थे। आप कैसे कहते हैं? अरे हिटलर ने तो 10 लाख मरवाए होंगे, 15 लाख मरवाए होंगे, इसने तो हिंदुस्तान भर में इस वैक्सीन से ही करोड़ों आदमी मरवा दिए। ये तो बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। जितने बार बोलता है धर्म और जाति के आधार पर ही बोलता है। कभी भी प्रधानमंत्री लेवल का इनके मुंह से हमने शब्द नहीं सुना, जितने मुख्य पद पे खड़े हैं। अभी प्रचार के दौरान आपने सुना होगा, एक दिन कह रहा है कि ये लोग आपका मंगलसूत्र भी छीन करके घुसपैठियों को दे देंगे। मेरे भाई, एक मंगलसूत्र इसने अपनी घरवाली को पहना था, उसकी तो ये कदर नहीं कर पाया, उसकी तो रक्षा नहीं कर पाया। वो बेचारी दर की ठोकर खा रही, आज तक दूसरों की औरतों की मंगलसूत्र की बात करता है। और एक 20 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की, उनको सबको घुसपैठिए बोलता है। तू कौन है भाई? वो भी इस देश के मालिक है, हम भी इस देश के मालिक हैं। जब 20% जनता को आप इस तरह टारगेट करोगे तो सर दिखता है देश में तोड़ने की कार्रवाई करे। इसलिए ये आदमी हराना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। इसीलिए तो हम, जो पहला आपने सवाल करा था ना कि पिछली बार आप इनेलो से चुनाव लड़ रहे थे, अब कांग्रेस को की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हिसार में हम कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, भिवानी में कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, सिरसा में कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चाई है, हम कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे भाई, हम बीजेपी को हरा रहे हैं। बहुत से लोगों का समझ में नहीं आ रही। प्रधान जी, आपने तो पूरी जिंदगी कांग्रेस में कभी वोट दिया ही नहीं। मैं अब की बार कब दे रहा हूँ? निशान कांग्रेस का होगा, वोट वहां डाल रहा हूँ, मगर मैं वोट, मेरी जो सोच है, मेरी सोच बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। इस तरीके से राजनीतिक दल आप लगातार बदल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपके राजनीतिक जीवन पे एक बहुत जो है गहरा प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, राजनीतिक दल तो बदले नहीं, आज तक तो मैं वही हूँ। मैं फिलहाल, मैंने कहा ना, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करता, मैंने इनेलो से इस्तीफा देकर के किसान आंदोलन में गया था। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी है। आप किसानों के जो है सबसे बड़े नेता हैं, देश में आपकी बात चलती है, और मोदी जी भी किसानों के मसीहा अपने आप को मानते हैं। लगातार किसानों की आवाज वो बुलंद करते हुए स्टेज पे नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि हमने सोलर पैनल लगवा दिए किसानों के लिए, कभी कहते हैं कि हमने ट्यूबवेल
ट्यूबवेल लगवा दिया, और कभी कहते हैं कि हमने MSP की गारंटी भी दे दी है। तो आपको लगता है मोदी जी की इन बातों में सच्चाई है? मोदी जी की अगर बातों में सच्चाई होता तो हम आज मोदी के साथ ही होते। मोदी जी 2014 में इन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम C2+50 के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करते हुए किसान को MSP की गारंटियां कानून देंगे। क्या दिया? हमारी मंडियां तोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि हम ओपन मार्केट में लेकर के जाएंगे पूरे किसान को। 1934-35 में सर छोटू राम के पैदा होने से पहले सारी की सारी ओपन मार्केट में हमारी फसल बिकती थी, घर से ही लाला जी खरीदते थे, और हमारे पास ना तोल की गारंटी थी ना मोल की गारंटी थी। लाला जी पढ़े लिखे होते थे, किसान अनपढ़ होता था। अगर लाला जी ईमानदार हैं तो बढ़िया बात है, उस हिसाब से हिसाब हो जाता था। मगर अगर लाला जी बेईमान है, वो किस्त बाट से तोल रहे हैं हमारे पास है, उसको तोलने के लिए उसको चेक करने का कोई साधन नहीं होता था कि बात सही या नहीं है। जिस भाव से हमारी फसल खरीदी गई उस हिसाब से सही हिसाब हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों बातों को देख करके सर छोटू राम गरीब घर में पैदा हुए थे। उन्होंने PMC एक्ट बनाया था उस समय 1937-38 में, जो मंडी एक्ट के नाम से जाना जाता, जिसमें पूरे पंजाब में आज मंडियां हैं। उन्हीं को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मंडी हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है। जब भी किसान मंडी के अंदर अनाज लेकर के जाता, सबसे पहले वहां का मंडी का फैक्ट्री का कोई अधिकारी आता है और वो लिखता है ये फसल किसकी है। वो फसल दर्ज हो जाती है रजिस्टर में, फिर बोली होती है, बोली के ऊपर किस भाव में बिकी वो भी बोली भी दर्ज हो जाती है। वहां अगर किसान के साथ आड़ती गड़बड़ करता है तो उस मंडी के रजिस्टर के अंदर जो भाव दर्ज है उसके हिसाब से कोर्ट में जाकर के हिसाब ले सकता है। और चलते तोल के अंदर जब हमारी फसल तुल रही होती बिकने के बाद, चलते तोल के अंदर अगर किसान को शक होता है कि बाट गलत है, वहीं पर तोल रुकवा करके मंडी सेक्रेटरी को बुला करके उसके कंडे और बाट चेक करवा सकता है। ये सुविधा हमारे को मंडी में, ये सुविधा ही तोड़ने के लिए दोबारा फिर हमारे को व्यापारियों के हाथ में दे करके लुटवाने का काम मोदी जी ने शुरू किया था। क्या ये किसान ही तैसी है? सबसे पहले अडानी के सेलो बनवा दिए और सीधी ट्रैली वाले आपकी वहां जाएगी गेहूं की अडानी के सेलो में। अरे मेरे भाई, हमें छोटा मोटा कोई मंडी का आड़ती है, अगर वो आधा किलो ज्यादा तोल रहा है उसका कंडा बाट चेक करवाने के लिए तो हमारे इतनी फुर्सत नहीं है, और ना ही हमारी इतनी सुनाई होती, ना हम किसान जानता कि ये गलत तोल रहा है, कहाँ हमारे को चेक करवाना है। अगर अडानी का सेलो वाला 5 क्विंटल ट्रेली के साथ कम तोल रहा है, उसका कंडा बाट चेक करवाने की हिम्मत है किसी में? जो इतने बड़े देश के अरबपति उद्योगपति है, महान उद्योगपति है, वो अडानी जी मोदी जी के दोस्त है, क्या उनका कंडा बाट चेक करवा सकता है कोई? मोदी जी तो किसानों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 750 किसान हमारे बॉर्डरों पे शहीद हुए। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? मणिपुर में नंगी महिलाएं घुमाई गई। मोदी जी तो किसान ही नहीं, पूरे वर्ग को बर्बाद कर दिया। मैं पिछले दिनों हमने एक पर्चा निकाला था, आज भी मिल जाएगा मेरे पास हो। उसमें हमने हरियाणा सरकार से एक सवाल पूछा कि प्रजातंत्र का तगाजा होता है जो भी वर्ग अपनी आवाज उठाए, संबंधित अधिकारी या संबंधित मंत्री उससे बातचीत करके उन मुद्दे का हल करे। मगर मुद्दे हल करने की बजाय सरपंच गए चंडीगढ़, पंचकुला में लाठियां मारी गई, आंगनवाड़ी महिला गई उनको लाठियां मारी गई, मनरेगा मजदूर गया उनको लाठियां मारी गई, बेरोजगार बच्चे गए उनको लाठियां मारी गई, अग्निवीर वाले साथी गए उनको लाठियां मारी गई, हमारा ये कर्मचारी गए OPS वाले उनको लाठियां मारी गई। इन्होंने कोई भी वर्ग ऐसा छोड़ा ही नहीं जिन्होंने मांग उठाई, उन्होंने लाठियां नहीं मारी। तो आज ये वोट किस मुंह से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? और अगर आज भी समाज इनको वोट दे रहा है तो मुझे नहीं समझ में आंदा फिर वो भाई लाठियां ही तो वोट देनी है। हमारा तो भाई लाठी लाग रही किसान और मजदूर, तो मुझे लगता है अब की बार बीजेपी को सजा दे के ही मानने का, इनको सत्ता से बाहर करके ही मानने। पिछली बार 10 महीने पहले हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, शॉर्ट इंटरव्यू, उसमें हमने पूछा था कि राहुल गांधी सही है या फिर नरेंद्र मोदी जी सही है। आपने राहुल गांधी जी को सही बताया था, और जैसे ही आपने राहुल गांधी जी को सही बताया तो काफी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये कांग्रेस के दल्ले हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनको पैसे दिए हैं और ये किसान नेता नहीं है। ऐसी
बातें जो है लोगों ने लिखी, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं है तो सार्वजनिक जीवन है मेरे भाई, किसी का हमारी ये बात पसंद आऊंगी, किसी का नहीं भी आऊंगी, इस पे घनी ही टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, मोदी जी और राहुल जी में आज भी तुलना कर रहा हूं। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा, दोनों को भाषण सुन लो आप। राहुल का भाषण आएगा, वो कहेगा मैं बैकवर्ड को न्याय दूंगा, दलित के को न्याय दूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, या महिलाओं को न्याय देंगे। यानी दबे कुचले लोग जो दलित के हक में, इनके किसान को एमएसपी गारंटी देंगे, उनका भाषण ये मिले। और मोदी का भाषण क्या मिलेगा? देखिए हम हिंदुओं को बर्बाद नहीं होने देंगे, देखिए घुसपैठियों को आपका धन बांट के दे देंगे। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अपने आप पूरी जो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप समझ लेता है ये धार्मिक रूप से लोगों को गुलाम बना करके वोट लेना चाहता है। एक बात बताऊं, मोदी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की आदत, जैसे किसान ने आंदोलन करा, किसान की मांग क्या है सोचना ये चाहिए जनता में जो गद्दी में बैठे है, किसान की क्या मांग है, जायज है न जायज। लेकिन ये सोचते क्या है, देखिए किस जाति के लोग बैठे, मजदूर ने मांग उठाई, ये नहीं सोचते मजदूर की मांग जायज है कि न जायज है, देखिए किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। ये सबसे पहले जाति और धर्म ढूंढते हैं और हर एक को मूर्ख बताते हैं, अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है आरएसएस वाले लोग जब राष्ट्रीय हमारा आंदोलन आजादी के लिए चल रहा था उस समय ये गद्दारी करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, इन्होंने शहादत कभी नहीं दी। अगर आरएसएस का कोई आदमी जेल में भी गया तो माफी मांग के बाहर आया, इसका उदाहरण सावरकर है। बाकी हम तो भगत सिंह जैसे शहीद आजम की औलाद है, हम तो कुर्बानियां देने जानते हैं, इनसे डरेंगे नहीं। ठीक है 4 दिन इन्होंने राज कर लिया, अब इनका इलाज कर देंगे। अगर किसानों का मजदूरों का आगे कोई लाठी मारेगा उनका इलाज कर देंगे। जैसे आपने बताया राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि जैसी सरकार बनेगी हम इन सब की मदद करेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता 65-70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब तक तो इन्होंने किसानों की कोई खास मदद नहीं की, तब तक तो कोई मजदूर और क्या बोलते हैं मजदूर और बेरोजगार युवाओं की जो है खास मदद नहीं की। जैसे अभी देश में हालात हैं, हालांकि ऐसे हालात तो नहीं थे लेकिन स्थिति तब भी गड़बड़ में थी। 70 साल ये देश पे राज कर चुके हैं कांग्रेस वाले और अब फिर से बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम मदद करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कांग्रेस में जैसे आप मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी ने देश के लिए कोई खास बात नहीं की, आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता है तो इसी तरीके से वो भी व्यवहार कर सकता है किसान मजदूर और देश की जनता के साथ? ये सच्चाई है कि उस समय राहुल गांधी लगा लो या कांग्रेस लगा लो, उनने भी, क्योंकि 2014 में हमारा ये नारा था कि कांग्रेस राहुल, अब 2024 में हम कह रहे बीजेपी राहुल। ये सच्चाई है, मगर आदमी अनुभव से सीखता है, पहली बात तो जब उसका ठोकर लाग गई सीखता है। दूसरी बात ये भी है उन्होंने विकास कम किया हो। वैसे तो देश आजाद हुआ जब हमारे पास था ही कुछ नहीं, हम बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ के गए थे अंग्रेज हमारे। आहिस्ता आहिस्ता देश पैरों पे खड़ा हुआ, आज हम खाद्यान्न उत्पादन में सरप्लस हैं, आज हमारी बिजली हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से सामान हम खुद बना रहे हैं, हमारा देश आज परमाणु तक पहुंच गया, हमारा देश परमाणु संपन्न देशों में आज हमारी गिनती है, चांद तक हमारा वो पहुंचा। ये मोदी जी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता विकास की एक प्रक्रिया, मानते हैं कि उस समय विकास में एक स्लो रहा होगा, मगर हमारा मानना, हम जनसंगठन चलाने वाले लोग हैं, हमारे तो हाथ में झंडा और डंडा रहता है भाई। अगर ये खराब करेंगे, मान लो अब हम कह रहे हैं कि बीजेपी हराओ भाई, बीजेपी को कांग्रेस या इंडिया गठबंधन हरा रहे इसको वोट दो, अगर ये करेंगे तो हमने तो इस बात का वेरा कि मुद्दे संघर्ष से हल होते हैं, हम उनके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे, पहले क्यों नहीं किया? हमने कांग्रेस के शासन में कब संघर्ष नहीं किया? ऐसे तो आपकी संघर्ष में जिंदगी बीत जाएगी, 60-70 साल के आप मेरे ख्याल से हो गए होंगे, और अगर इस तरीके से संघर्ष करते रहे और एक दिन आप चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के। मेरे से पहले ही बहुत से गए, 30-32 साल हमने हो गया संघर्ष करते हैं, मारने पाछे भी बहुत से आएंगे। इस देश के अंदर शेरफिरे लोगों की कमी नहीं है जो ना परिवार की सोच दे ना अपने शरीर की सोच दे, उन्होंने देश से ही प्रेम है, अपने समाज से ही प्रेम है। मारने पहला बहुत गणे हुए, क्या भगत सिंह और अगर स्वार्थ के बारे में सोचते तो क्या वो शहादत दे सकते थे? लोग तो आपको स्वार्थी बताते हैं, कई जगह सुनने में आता है कि सुरेश को तो स्वार्थी हैं, सुरेश को तो किसानों की आवाज बुलंद नहीं करते, उन्होंने किसानों के पैसे खाए। पीछे तो ये तो न दिखते होंगे, चुगर दे मेरा घर, देखो ऐसा मैं इनके पास कई बार आ चुका हूँ और
मुझे नहीं लगता कि आज किसी के भी मकान में अगर हम जाएंगे तो पक्की छत जरूर होगी, लैंटर की छत होगी, लेकिन इनके मकान में अगर आप आएंगे तो इनके मकान में लकड़ियाँ की जो लकड़ी लगी हुई है, वो बोलते हैं कड़ी, बोलते हैं उनको, कड़ी लगी हुई है और वो भी जो धुएं से काली हो गई है। तो मुझे नहीं लगता इनके पास कोई विशेष धन होगा और ये 1.5 किले के जिम्मेदार हैं। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। एक और जी सुरेश जी, आपने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, मोदी जी की बात चल रही थी, तो आप बता रहे थे कि ये चीज हो गई है, देश में इतना आगे बढ़ गया। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी की आपको तारीफ भी करनी चाहिए? इनमें तो एक भी काम मोदी ने करे ही नहीं। तारीफ तो तब करे अगर इन्होंने स्पेस में चांद पे अगर गए, वो संस्थान अगर इन्होंने बनाया होता तो मैं तारीफ करता। अभी मंगलयान पे जो दूसरा मिशन मंगलयान मिशन भेजा गया मंगल ग्रह पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता वो मोदी जी की देन है? इसरो किसने बनाया था? मोदी ने तो नहीं बनाया उसका। हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, और नेहरू जी की सोच धर्म से बंधी हुई या मजहब से बंधी हुई नहीं थी। वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले नेता थे। उन्होंने मॉडल जरूर थोड़ा बहुत रसिया से लिया था, समाजवाद से लिया था कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हम देश को आगे बढ़ाएंगे, मगर IIM उन्होंने, उनकी सोच थी, IIT उनकी सोच थी, इसरो भी उन्होंने बनाया था। इंजीनियर्स देश के अंदर पैदा करती है IIT, वो संस्थान मोदी ने बनाए क्या? मोदी जी ने क्या बनाया फिर देश? पिछले 10 सालों से मोदी जी राज कर रहे हैं। मोदी जी ने बनाया हिंदू मुसलमान मंदिर, और क्या बताऊं। मंदिर बनाना सही नहीं है देश की जनता के लिए? मेरे लिए सही है, किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मान आऊंगा, मगर मंदिर के रोटी थोड़ी मिलेगी। रोटी तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब देश चलेगा, वो उसमें बड़े बड़े संस्थान पैदा होंगे, उससे रोजगार पैदा होगा, या कृषि को हम उन्नत तरीके से ले जाएंगे, किसान को इनकम की गारंटी देंगे, ऐसे सोर्स खड़े करेंगे कि किसान की फसल बर्बाद ना हो, मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलेगी, तब होगा ना। अब धार्मिक एक इश्यू जो होता है वो पर्सनल होता है, वो एक व्यक्ति किसको मानता है, किस तरीके से मानता है, वो उसकी सोच है। मेरे देश के अंदर मैं हो सकता देवी को मानता हूँ, हो सकता हनुमान को मानता हूँ, हो सकता मैं राम को मानता हूँ, हो सकता है मैं मस्जिद में जाता हूँ, हो सकता है मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, हो सकता है मैं चर्च में जाता हूँ। ये तो मेरा मामला है ना, देश के प्रधानमंत्री का मामला थोड़ा है। देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पे तो किसी को मानो, मगर देश को दिशा थोड़ा देगा कि आप एक धर्म को मानिए, एक विचार को आगे ले जाइए। इनका तो मात्र धर्म के नाम पर लड़वाना और लड़के एक बड़ा वर्ग का वोट लेना है दूसरे के खिलाफ, जहर उगड़। भाजपा वाले तो कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, देश में लाखों पर्यटक आएंगे, और आप बता रहे हैं कि राम मंदिर से कोई रोजगार पैदा नहीं होगा। वो उनकी सोच है। हमारी सोच तो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, PSUs, सभी प्रधानमंत्रियों ने बढ़ाए थे, जो रोजगार पैदा देते थे, जैसे रेलवे थी, हमारी 16 लाख 17 लाख कर्मचारी थे, आज उसको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। हमारी एयर इंडिया थी, उसमें 2-3 लाख 3-4 लाख कर्मचारी होते थे, वो सारी की सारी कारपोरेट को दे दी। हमारा भेल थी, बहुत बड़ी कंपनी थी कोई इसकी, तो लोहे की, उसमें कई लाख कर्मचारी काम करते थे, वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी। शेल थी जो कोयल इंडिया के नाम से, उसमें बहुत कई लाख कर्मचारी थे, उसको इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। ये तो देश को बेचने वाले लोग हैं। इन्हें तो सारा का सारा सारी पूंजी को इकट्ठा करके अपने कुछ साथियों को दे करके सारी जनता का खून चूस लिया। पिछले 10 साल से देश के राजा को आप कह रहे हैं कि इन्होंने देश बेच दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आरोप आपने जो लगाया है कहीं ना कहीं सही नहीं? बहुत सी बातें मैं आपको इसी बताऊंगा। मोदी जी जो कहते हैं 100% उसके उल्ट करते हैं। इसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सारी की सारी कंपनियां बेच दी, देश को बेच दिया। इसने कहा था मैं जब ये संसद बन के आया, संसद की सीढ़ियों के ऊपर माथा टेका, वो संसद ही बदल दी। इसने संविधान को माथे पे लाया था। आज इसके सांसद कह रहे हैं कि अगर हमारा 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। और एक बात और नहीं बताऊंगा, आपने बहुत से साथी मेरा पे सवाल भी पूछे हैं, SC-BC के भाई ज्यादातर आरक्षण की बात करते हैं ना, आरक्षण के विरोध में बोलने वाले जो साथी हैं, उनकी सोशल मीडिया का जमाना, उनकी प्रोफाइल काट के देख लो वो कौन मिलेंगे। सारे
के सारे आरएसएस के लोग हमारा जो दबा कुचला वर्ग को आरक्षण दे करके हम बराबर मुख्य धारा में लाने के लिए देश ने एक नीति बनाई, उसको भी बदलना चाहते हैं। ये लोग किसी को देख के ही राजी नहीं है, तो बिल्कुल बर्बाद करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने देश का तिरंगा नहीं माना 40 साल तक, इन्होंने अपने देश का संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये अपने देश को संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं ही नहीं मेरे भाई। ये तो एक विशेष वर्ग के हाथ में पता नहीं चला। 2014 से पहले बहुत से लोग आरएसएस के बारे में जानते ही नहीं थे कितना खतरनाक संगठन है। ये तो जहर उगल के वोट लेते हैं, एकता की बात नहीं करते, तोड़ने की बात करते। आप थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, इतना लंबा सवालों का ना मतलब जवाबों का ना खींचे, थोड़ा मैं भी चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में आप जवाब दें, ताकि और बहुत सारे सवाल हैं वो भी मैं आपसे पूछ सकूं। अब देखो, छोटा सा एक सवाल मेरा ये रहेगा, आपने बोला कि देश की संसद भी बदल दी मोदी जी ने, तो आपको शायद पता नहीं, देश की संसद जो अंग्रेजों ने बनाई थी वो पुरानी हो गई थी, इसलिए नई बनानी पड़ी। अंग्रेजों जो सी चीज बनाई थी वो सारी ये खत्म करेगा। देश में रेलवे भी अंग्रेज दे गया था, देश को एकीकरण भी अंग्रेजों ने किया था। हालांकि बाद में रियासतें तोड़ करके देश के अंदर पटेल जी ने मर्ज करवाई, मगर एकीकरण भी देश ने करवा था। देश के टुकड़े करेगा मोदी? नहीं, पुरानी होगी जैसे कोई चीज। अब मान लो आपका घर मकान पुराना हो गया, आप भी तो अपना मकान बदलते हैं ना। अब वहाँ पे राजनेता जाते हैं, देश की सबसे उच्च कोटि की जगह मानी जाती है, देश की सर्वप्रथम जगह जो है संसद को माना जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके मकान में अगर जैसे कोई पुरानी चीज हो गई है, कोई ऐसा लगता है कि दीवार गिरने वाली है, फिर दिक्कत होने वाली है, मतलब आप भी तो मकान बदल देते हैं, तो उन्होंने संसद बदल दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? संसद अगर उस तरीके से बदलते जो आप डेफिनेशन दे रहे हो, जर्जर हो रही होती, तो हम मानते। आज भी मोदी जी पुरानी चीजों को, इतिहास को समाप्त करके इस देश के लोगों को अनपढ़ रख के एक चीज करने में लगे हुए हैं। देश का इतिहास भी बदल रहे हैं कि सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद, मोदी जी का शासन आने के बाद ही देश आजाद हुआ। अभी एक या क्या नाम है, सांसद का चुनाव लड़ रही है, इन्होंने हिमाचल से टिकट दे रखी है, अभिनेत्री है, वो कहती है नाम भी बता दीजिए। अरे वो क्या कंगना रनावत, वो कहती थी देश ही 2014 में आजाद हुआ। हाँ, ये बात कहती हुई नजर। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। हमारी नजरों में तो देश उस दिन आजाद हुआ था जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी। देश उस दिन आजाद हुआ था 1947 में, जिस दिन हमारे को सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। हम अपनी सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए। सही मायने में तो देखा जाए तो देश आज भी आजाद नहीं है, क्योंकि मजदूर किसान की आवाज आज भी ऊंची नहीं हो रही है। मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, किसानों को उनकी फसल का हक नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि मजदूर किसान परेशान है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि देश आजाद होने के बाद भी आजाद नहीं है? देखिए, वो हमारा देश अंग्रेज बहुत ज्यादा बर्बाद करके गए थे, और उस खड्डे से निकलने के लिए देश काफी मेहनत कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सी कोशिश हम कर रहे हैं, और अगर ईमानदारी से कोशिश की जाएगी तो आगे आने वाले टाइम में आज एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी वर्ग, बोलने की आजादी हमारी मोदी जी छीन रहा था, इसीलिए तो ज्यादा रोड़ा हुआ। कोई भी वर्ग आज अपनी आवाज उठा सकता है। जो जिस वर्ग के ऊपर आवाज उठाई बीजेपी ने लाठियां मारी, इसलिए तो हम इसको हरा रहे हैं कि सारे के सारे वर्ग अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने आंखों के लिए बोल सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमारे को अधिकार दे रखे हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता किसान मजदूर की आवाज को देश की मुख्य धारा में लेकर के आने के लिए देश लगा हुआ है, और मुझे उम्मीद है जल्दी हमारा देश उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। आपने काफी सारी बातें ऐसी बता दी हैं जो शायद मोदी जी भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अगर ये मोदी जी वीडियो देखेंगे। लेकिन कुछ विशेष बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि इंडिया गठबंधन जीते या फिर भाजपा सरकार जीते, देश की मुख्य जो 5-4 समस्याएं हैं, 10 समस्याएं हैं, वो क्या है? क्योंकि आप किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, देश के हर कोने में आप पहुंचते हैं, और एक जिम्मेवार नागरिक भी हैं, समाज का भला चाहते हैं। देखिए, देश की मुख्य मांग है, सबसे पहले हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा एक वर्ग खड़ा हो गया, बेरोजगारों। बहुत बड़ी मांग है, बहुत जल्दी ऐसे कदम उठाने चाहिए आने वाली सरकार ने। हमारे देश के अंदर लगभग 10 करोड़ बेरोजगार है, बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के अंदर एक ऐसा खेल खेला जाता है, जब किसान की कोई फसल आती है उसको बाहर से उसी चीज को मंगा करके किसान के रेट पिटवा दिए जाते हैं, और फिर बाद में वो चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं स्टोरों में जाने के बाद। महंगाई से निजात दिलानी चाहिए, बेरोजगारी से निजात दिलानी चाहिए, किसान की फसल की दुर्गति ना हो, MSP के ऊपर गारंटी चाहिए, मजदूर को लगातार मजदूरी देने के लिए मनरेगा का बजट बढ़ा करके इनको लगभग सारी साल काम दिया
जाना चाहिए और लगभग 600 रुपए के लगभग इनकी मजदूरी हो, ताकि ये भी गरीब अपना गरीबी से अपना ऊपर उबर सके, अपने बच्चों को बढ़ा सके। देश में शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में हमारी और सी बहुत सी समस्याएं हैं जो मूलभूत ढांचा है हमारा, उसको खड़ा करते हुए देश का सबसे पहले ध्यान एक गरीब जो दबा कुचला वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए होना चाहिए। ये हमारी देश की प्राथमिकता होगी। अब हमारी गाड़ी दिल्ली से हरियाणा की ओर हम मोड़ के लेके चलते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की बातें बहुत हो गई हैं और हरियाणा के उस क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर हम बैठे हैं। जयप्रकाश जेपी जी कांग्रेस से चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं और रणजीत सिंह चौटाला जी भाजपा से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में भी बात करते हैं, इनका माहौल कैसा चल रहा है और हरियाणा की राजनीति के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपने बताया कि भाजपा का विरोध किया जा रहा है, किसान संगठनों ने कहा है कि विरोध करो, और विरोध करने का तरीका किसानों का वही पुराना तरीका है। पुराने तरीके से वो जहाँ भी भाजपा के नेता आते हैं तो वो झंडे दिखाते हैं, नारे लगाते हैं और कहते हैं कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। तो आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे आप आंदोलन करते हैं कि सरकार के प्रति जब भी आंदोलन करते हैं सरकार से आप सवाल पूछते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे गाँव में कोई भी प्रत्याशी आए भाजपा का, तो किसानों को झंडे दिखाने की बजाय उनसे माइक लेकर के या फिर अपना खुद का माइक लेकर के उनसे सीधे सवाल पूछने चाहिए कि आपने देश के लिए क्या किया है? क्योंकि झंडे दिखाने से शायद मेरे को लग रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे तो देश की मीडिया में भी ये बात चलेगी और हर जगह ये बात चलेगी और किसान की आवाज भी मजबूत होगी। हमने सवाल पूछने का प्रोग्राम ही रखा था, उस अभियान का नाम था हिसाब दो जवाब। उसके अंदर मुद्दे रखे थे एमएसपी की गारंटी का कानून, जब किसान मांगता उनको लाठियां क्यों मारी जाती, लखीमपुर के शहीदों को न्याय क्यों नहीं मिला, 16 लाख करोड़ रुपए अपने साथियों के माफ कर दिए, किसानों का क्यों नहीं, सरपंचों को लाठियां क्यों मारी, आंगनवाड़ी महिलाओं को लाठियां क्यों मारी, आपका बेरोजगार को लाठियां क्यों मारी, यही सवाल थे। मगर जब हम सवाल पूछने के लिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां माहौल ऐसा खड़ा कर देते हैं कि सवाल पूछने की बजाय हमारे किसानों की भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। और भला बुरा कहने से हमने एक ये भी प्रस्ताव पास किया था कि हम सवाल पूछने जाएंगे, अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हम उनके साथ बहस नहीं करेंगे, दूर हट करके बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और अपने पोस्टर लहराएंगे, ताकि पूरे देश के अंदर पता चले कि ये सवालों का जवाब देने की बजाय सवालों से भाग रहे हैं। और अगर ये सवालों से भागेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। हम विरोध करने कभी गए ही नहीं, हम सवाल पूछने ही जाते। दूसरी बात है, अब हमने वो सवाल पूछना ही बंद कर दिया। अब तो हमारा ध्यान ये है ज्यादा से ज्यादा गाँव में मीटिंगें करके, ज्यादा से ज्यादा अपने किसान कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करके, और जो भी बीजेपी को हरा रहा है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मैं पहले ही बोल चुका हूं 9 सीटों के ऊपर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, इसलिए हम जो बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट दे करके बीजेपी को सजा देने की बात कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी है, वहां हम इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कह रहे हैं इसको वोट दे करके जिंदल को हराइए। तो ये अब तो हमारी मीटिंगें चल रही है, अब हमने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। अब हम हमारे क्षेत्र की बात करना पसंद करेंगे सुरेश जी। हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला जी हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो है जयप्रकाश जेपी जी। इन दोनों के बीच में जो है कड़े टक्कर है, मतलब यूं मान लो कि कड़ा मुकाबला है और इन दोनों की ही टक्कर है। तो इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में आप, मेरे को लगता है, मेरे से ज्यादा जानते होंगे, देश की जनता से ज्यादा जानते होंगे। सबसे पहले रणजीत सिंह चौटाला जी के बारे में बताइए, उनका व्यक्तित्व कैसा है और भाजपा में जाना आपके लिए मतलब कैसा रहा, मतलब आप उनका भाजपा में जाना आप किस नजरिए से देखते हैं? हमने कहा कि वोट अब की बार हम हराने के लिए दे रहे, ना पार्टी देख रहे ना कैंडिडेट देख रहे। चाहे रणजीत छोड़, जो एक हवा में सवाल कर दो, अगर बीजेपी से जयप्रकाश होता हाँ, तब भी हम विरोध में होते। तो जयप्रकाश जेपी जी तो एक मिनट, अगर बीजेपी से जयप्रकाश होता तब भी हम विरोध में, कांग्रेस से रणजीत होता तो हम उनको कह रहे होते कि इसको जिताइए। नहीं, हम कैंडिडेट और पार्टी देखने की बजाय बीजेपी का विरोध कर रहे हैं मेरे भाई, समझो इस बात को। मैं समझ रहा हूँ, हमने व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये एक आम आदमी के नजरिए से सवाल पूछ रहा हूँ। मतलब आप किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हालांकि आप भी आम आदमी है ना, आम आदमी की बात सुनते हैं, आम आदमी को देखते हैं, समाज में आम आदमी की तरह रहते हैं आप। तो उस नजरिए से मैं जानना चाह रहा हूँ कि जयप्रकाश वर्सेस रणजीत सिंह चौटाला, उनमें से किस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है और क्यों अच्छा आपको लगता है उनका व्यक्तित्व? एक मतलब किसान स्तर से दूर हटके हम सामाजिक बात हम करेंगे।
करेंगे, थोड़ा बताइए इस बारे में। मेरे भाई, मैंने कहा मैं कैंडिडेटों के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक रणजीत की बात है ना, बहुत से साथी कहते हैं बड़ा सोबर आदमी, बड़ा सभ्य आदमी। ताऊ देवीलाल की सरकार तोड़ा था, इसके पिता की सरकार तोड़ा था। कहाँ का अच्छा आदमी है? तो तेरा बाप का गलत तो नहीं पड़ता होगा, तेरा बाप तो नीचे दिखा होगा। कैसे तोड़ रहे थे वो सरकार? एक होटल में विधायक इकट्ठे करे थे जब ताऊ देवीलाल सेंटर में उप सेंटर में चले गए थे। एक वे इकट्ठे करके उनको मुख्यमंत्री बना था, खुद मुख्यमंत्री बना था देवीलाल की सरकार तोड़ के रणजीत सिंह। ये कहा का यार, अपने बाप की सरकार तोड़नी है ना अच्छा आदमी, बताओ लोग बिरणी कीजिए। आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं पूछ लिए रणजीत ना जाके। आपको ऐसा नहीं लगता चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से मैं ये सवाल मेरे भाई, मैं सारी जिंदगी से पार्टी में काटी है इनेलो में। हाँ, उसने पूछ लिया रणजीत न जाएगा ताऊ की सरकार क्या तोड़ा था। तो आपको जानते हैं रणजीत सिंह चौटाला? मुझे नहीं लगता, नहीं जानता, क्योंकि जब यू उस मतलब पार्टी में भाज गया जब हम बालक हुआ कर। नहीं, किसान नेता हैं, आप किसानों की बात करते हैं तो देश दुनिया जानती है, रणजीत सिंह चौटाला नहीं जानते होंगे आपको? मुझे तो नहीं लगता, मेरा संपर्क नहीं हुआ कदर, जानता भी होगा उतनी मेरा वो उस पर पूछो। मैं तो कदे मिला नहीं इसने जिंदगी में। फिर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ताऊ देवीलाल की सरकार तोड़ रहे थे, ताऊ के बेटे हैं वो। मेरे भाई, वो उस मौका में जवान हो रहे थे, सारी घटनाएं याद है यूं की यूं। जब ये चर्चा चली कि रणजीत सिंह ने बहुत से विधायक सम्राट होटल में इकट्ठे कर लिए, तो उस मौका भारत क्यों पूछा? जेपी भी उस मौका पार्टी में युवा का अध्यक्ष हुआ था, जेपी पूछ लिए, वो बता देगा सारे। जयप्रकाश जेपी जी ने तो ये बात नहीं की, मैंने 2 दिन पहले जयप्रकाश जेपी जी का इंटरव्यू लिया है। तो नहीं, इस वाले को नहीं करेगा, पूछ के देख लिए। पुराना जो इनेलो का लीडर हो, कार्यकर्ता हो, उस समय के मैं आपने बताऊंगा, या तो चौटाला परिवार तो पूछ ले किसी थे, सुनैना तो पूछ ले, नैना तो पूछ ले, अबे और तो पूछ ले, अजय ने पूछ ले, या संपत सिंह ने पूछ ले, जेपी ने पूछ ले, सबने बिरा। तो आपने रणजीत सिंह चौटाला पे तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया, लेकिन एक आरोप गांव कोसकला में जयप्रकाश जेपी जी पे भी लोग लगाते हैं, उसके बारे में भी मैं पूछना चाहूंगा। 20 साल पहले जब वो यहाँ से चुनाव लड़ा था एमपी का जयप्रकाश जेपी ने, तो गांव कोसकला में 51,000 रुपये बोल के गए थे कि 51,000 रुपये मैं दूंगा, जैसे ही मतलब मैं बनूंगा, या फिर बनूंगा ना बनूं, लेकिन 51,000 रुपये मैं यहाँ लाइब्रेरी के लिए दूंगा। तो अभी तक वो 51,000 रुपये नहीं पहुंचे। क्या इस बात में सच्चाई है? इस डाल की झूठ तो जेपी बोल दिया कर बोल दिया। तो रणजीत क्या जयप्रकाश जेपी ने ऐसी बात कही थी? ये तो मैं बताऊं जिन भाइयों तो करी, बाकी भाई हो तो इस डाल की तो कई काम हम पा जाएंगी, लेकिन हमने कैंडिडेट वो नहीं देखना, हमने तो भाई बीजेपी रानी। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि हिसार लोकसभा में अगर आप झूठे प्रत्याशी को चुन के संसद में भेजेंगे तो वो हिसार लोकसभा का भला कभी नहीं चाहेगा? अरे ना तो पहले ना हमारे सोने के मंडेरे करे, ना इस तो उम्मीद हमने तो सजा देनी है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। हमने देश बचाना है पहला, फिर देख लेंगे इसने उल्टे काम करेगा तो हमारे तो झंडा डंडा खोप है, इसका बारना हिर लेंगे जाके लाके किसान ही नारे। ताऊ जी ऐसा है, आपकी उम्र बहुत जो है, मैं समझता हूँ उम्र दराज हो गए ताऊ जी, किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते किसानों के मसीहा माने जाते हैं, और अगर आप ऐसे ही संघर्ष में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक दिन आपका समय ऐसा आएगा कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको सफलता मिलनी बहुत जरूरी है, सही लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है? और एक नेता ने कहा था, जो छोटू राम जी ने कहा था कि अगर किसान बोलना सीख ले और सही आदमी को पहचानना सीख ले तो वो मार नहीं खाएगा। तो आप तो किसान नेता हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें सही हैं? मेरे भाई एक बात बताऊं मैं, कई बार बड़ा दुश्मन मारने खातर छोटा दुश्मन उभारना पड़ जाए। बीजेपी देश के लिए घनी खतरनाक पार्टी, और नीतियां दिल्ली में तय होती हैं। ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं जयप्रकाश, और इनका को गणा फर्क नहीं पड़ता हमारे पे। 50,000 की झूठ बोल गया होगा, नहीं तो ये चौतरा जिस पर जयप्रकाश आया, इसका ग्रांट भी यूं दे गया था, आई 54 नहीं, गांव ने बना लिया। ये उतनी शर्म तो आंदी होगी, चौतरा पे चढ़िया होगा उदन। लेकिन ये बातें देखनी नहीं हमने, अब की बार बातें देखनी है बड़े सतर पे, एक लार्ज पिक्चर देखनी है कि देश के अंदर, देश के लिए मोदी घातक है, मोदी को भगाना। 1 मिनट, दूसरी बात है, आपने एक और बताऊंगा, तो आपने मेरे बारे में कहा, मेरे भाई मैंने कौन कामयाब होने दे था यार, मैं बताऊं कारण के, गरीब परिवार में पैदा होकर के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सर छोटू राम का बाग था, बिरयानी कुकर बढ़ गया, बताऊं क्यों? सुनो 1 मिनट। जब बराबर के गरीब परिवार में गरीब बराबर के हो हैं, वहां कंपटीशन होता है, उनसे थोड़ा आगे बढ़ता है वो कंपटीशन करता है, फिर परिवार में आगे बढ़ता है परिवार कंपटीशन करता है, गांव में आगे बढ़ता है गांव कंपटीशन करता है, खाप में आगे बढ़ता है खाप कंपटीशन करती है। वो सारे के सारे गरीब आदमी के सामने खड़े हो जाए हैं, और जो यू के नाम है पैसे
पैसे वाला हो नहीं, उसमें लाखों गुण हो, लेकिन वो थोड़ी बहुत चाह पानी पिया दे, उतनी गाड़ी घोड़िया में घुमा लिया, वही सोना का हो जाए आजकल दुनिया और डाल के। आपका कंपटीशन किसके साथ है? किसी गले नहीं भाई, अपना तो आप तो किसान नाम काम करा, मैं तो किसी गला मान्या नहीं करता, लेकिन मेरे गला बहुत से साथी मान्या कर रहे हैं। क्यों? मर्जी उनकी, मेरे भी इलाज है। जो दूर बैठा बैठा मैं किसी के खिलाफ जड़े जाऊं तो उस पर इलाज है मेरा। ये बात बहुत जो है सोच समझ के ताऊ जी ने जवाब दिया है। तो एक ताऊ, बस मैं कहूँगा काफी लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन एक सवाल बस आखिरी पूछना चाहूंगा, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू समाप्त कर देंगे। इंडिया वर्सेस बीजेपी की देश में बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है सत्ता में कौन सी पार्टी आने वाली है और क्यों आने वाली है? केंद्र सरकार की बात बताइएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी जा रही है, मोदी जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार अब की बार भाजपा सरकार। 200 भी नहीं आ रही। सच्चाई है, मैं 6 स्टेटों में जाके आया हूँ। महाराष्ट्र में जाके आया हूँ, इनकी 41 सीट थी पिछली बार, अब की बार 10 के लाले पड़े हुए। मैं क्या नाम है, कर्नाटक में जाके आया, उनकी 24 सीट थी, अब की बार 5 या 6 आ सकते हैं। तेलंगाना में जाके आया, उनकी 4 थी, 1-2 मतलब कांग्रेस की सीट नहीं थी, उधर बीआरएस थी। अब की बार कांग्रेस 10-15 सीट लेकर के आ रही। एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, एक मुहावरा चल रहा है देश के अंदर, दक्षिण में सांप, उत्तर में हाप, ये पूर्व में सत्ता से बाहर और पश्चिम में तड़ी पार। तड़ी पार, तड़ी पार का शब्द मैंने 2 दिन पहले सुना था। तड़ी पार क्या होता है? तड़ी पार हो है जो अक्षय कोर्ट बैन ला दिया, अगर इस क्षेत्र में आपने आना नहीं। तो पश्चिम में ऐसा हो रखा है? पश्चिम में ऐसा हो रखा है, महाराष्ट्र में जाकर आया हूँ, पश्चिम वाले तड़ी पार। भाई मारा तो बड़ी हो ना था, महाराष्ट्र में सीधा ये कहा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र जाओ, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां ने उन्हें तोड़ी। वहां मराठी अस्मिता का बड़ा नारा है। पश्चिम बंगाल और बिहार में पश्चिम ममता ने अपना स्थानीय मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, वहां ममता बड़ी ताकत के रूप में आ रही। बिहार में लालू का लड़का बड़ी ताकत के रूप में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश बड़ी ताकत के रूप में आ रहा है। और पूरे के पूरे देश के अंदर 100 से ज्यादा 115 और 20 के करीब कांग्रेस आ रही है। ये बिल्कुल जा रहे हैं मोदी जी से पीछा। 115 सीटें आ रही हैं बस। 115 और 20 के लगभग लोकसभा के सांसद कांग्रेस के आ रहे हैं। 115-20 आ रहे हैं, और बाकी के सांसद मतलब किसके आ रहे हैं? 30-35 के करीब अखिलेश के, 30-32 के करीब ममता के, 15-16 लालू के लड़के के, 30-32 स्टालिन और ये क्या नाम है मिलकर के उसके स्टालिन के हैं, 25-26 आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार? हाँ बिल्कुल 100% हो रही। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आती है, क्योंकि 5 जून को रिजल्ट आ जाएंगे और आज तारीख होगी 21 मई, 25 मई को हरियाणा में जो है चुनाव होने वाले हैं, और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आती, एक बार के लिए मान जाते हैं, तो बीजेपी अगर आ जाती है तो फिर क्या होगा? मुझे लगता ही नहीं यार। ये देखिए बात, जो मशीन ने तो पहला नंबर कदर रखी होंगी तो भिरा नहीं, जनता ने तो नहीं जिता रहा। नहीं, जनता ने जिता नहीं रखा। ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो दिखता नहीं वो भी बिक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता अगर भाजपा आ गई तो फिर क्या होगा देश में? ये तो भाई हिंदू मुसलमान के दंगे करवाएंगे देश के अंदर। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत नीति, क्योंकि हमने जब पूरे देश में घूमे, इनका हर जगह नुकसान है। मात्र देखिए, इनका सबसे मजबूत स्टेट हमने पाया मध्य प्रदेश, वहां भी 2-3 सीटें हार रही हैं। 29 सीट के 29 जीते थे, वहां भी 2-3 सीटें हार रहे हैं। राजस्थान 25 के 25 जीते थे, वहां का लगभग 10 सीटें हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये 70-72 जीते थे, वहां भी ये 35 के लगभग सीटें हार रहे हैं। हरियाणा है, हरियाणा के अंदर 10 की 10 जीते थे, 6-7 सीटें आ रही। कहां से आएगी बीजेपी? हमारा तो समझ में नहीं आ रही। बीजेपी आओगी कड़े से फिर तो इसका मतलब सीधी रोड देश की जनता तय करेगी। देश की जनता आपको देख रही थी। सुरेश को जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की जनता ही कमेंट बॉक्स में बताएगी कि सुरेश कोच जी की बातों में कितनी सच नजर आती है और देश में किसकी सरकार बन रही है, देश की जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देश की जनता का भी और आपका भी।